Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा अभी हम लोगों ने अपना स्ट्रेट लाइन का वीडियो लेक्चर नंबर 3A को कंप्लीट करा, जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपने वीडियो लेक्चर देख चुके हैं तो वेल गुड, अगर आपने नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा काइंडली जाके इंक्लिनेशन वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि जब तक आपको इंक्लिनेशन का टॉपिक समझ में नहीं आएगा स्लोप का टॉपिक समझना फजूल है। क्योंकि इंक्लिनेशन और स्लोप का बिल्कुल वही रिश्ता है जैसे हमारे इंसानी दिमाग और दिल का रिश्ता है, कि दिल और दिमाग एक साथ चल सकते हैं वरना नहीं चल सकते। मेरा मानना यह है, मैं इस बात को यकीन नहीं रखता कि दिल और दिमाग अलग अलग होते हैं। जिस तरह हमारे दिल और दिमाग का रिश्ता है हमारी एक ह्यूमन बॉडी के साथ, बिल्कुल वैसी स्लोप और इंक्लिनेशन का रिश्ता है कि भैया इंक्लिनेशन और स्लोप वो चीजें हैं जो कि हमेशा साइड बाय साइड चल रही होती हैं। तो काइंडली अगर आपने 3A नहीं देखा तो पहले जाके 3A देखें, क्योंकि इंक्लिनेशन और देन हमने उसको रिस्पेक्टेड एमसीक्यूज देखे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं अपने स्लोप के टॉपिक के ऊपर बेटा हम। अच्छा मेरा बेटा, अब हमारा टॉपिक क्या आ गया स्लोप का। अगर आप इंक्लिनेशन वाली वीडियो लेक्चर को समझ चुके हो तो इंशाल्लाह हम स्लोप समझने में कोई इशू नहीं होगा। और देन इंक्लिनेशन के टॉपिक के अंदर कुछ एमसीक्यूज थे, उनको भी हम स्लोप के पैटर्न के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। स्लोप होता क्या है, पहले स्लोप को समझते हैं। अगर मैं एक लाइन लेता हूँ, उस लाइन के ऊपर मैंने कोई 2 पॉइंट्स लगा दिए अपनी मर्जी से, तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का रेशो निकालना चाह रहा हूं तो उस रेशो का नाम क्या होता है, स्लोप होता है। मैंने क्या कहा, कभी भी अगर हम दुनिया के अंदर किसी भी लाइन के नॉर्मल लाइन ही होती है, नॉर्मल लाइन के ऊपर पॉइंट्स के या इक्वेशन के या उस पर्टिकुलर इक्वेशन के जरिए उन पॉइंट्स के दरमियान का रेशो निकालना चाह रहे हैं, रेशो को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ले ली, इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूं, इसका x के और y के दरमियान का रेशो निकाल लेता हूं। वो जो रेशो आएगा वो रेशो मुझे बता रहा होगा कि भैया ये पॉइंट्स कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास स्लोप होता क्या है, स्लोप हमारे पास ये होता है, इसकी एक मशहूर जमाना डेफिनेशन ये होती है स्लोप की कि द रेशो अमंग राइज एंड सन, द रेशो अमंग राइज एंड सन इज स्लोप। क्या मतलब हो गया सर? इसका मतलब ये कि भैया इस वाले हमने y के फैक्टर को राइज कहते हो और x के फैक्टर को आप सन कह लो, तो क्या बन गया, या रन कह लो या सन कह लो, बात एक ही है। द रेशियो बिटवीन द राइज एंड रन या फिर द रेशियो बिटवीन द राइज एंड सन, कुछ किताबों में सन लिखा जाता है, कुछ किताबों में रन लिखा जाता है। द रेशियो बिटवीन द राइज एंड रन इज कॉल्ड स्लोप। या फिर इसको इस तरीके से समझ लो, अगर ये बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल इलॉजिकल बात लगती है, कि भैया किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का रेशियो जो मुझे उन पॉइंट्स की डायमेंशंस को बता रहा हो कि कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो, उसको हम स्लोप कह रहे होंगे। अच्छा, स्लोप चूंकि एक रेशियो होता है तो इसका पर्टिकुलर कोई यूनिट नहीं होता, बल्कि इसको बनाने का एक सिंबल होता है, और सिंबल क्या होता है, सिंपल m होता है। अब स्लोप निकालने के 2 तरीके, स्लोप निकालने के नॉर्मली 3 फॉर्मूलाज हमारे पास आ रहे हैं। पहला तरीका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन। तभी मैं बार बार कह रहा था, अगर आप में से किसी ने इंक्लिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली जाके पहले वो व्यू कर ले। अगर आप में से किसी ने इंक्लिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो व्यू कर लेते हैं, उसको पर आते हैं। इंक्लिनेशन के बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, क्या होता है थीटा। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, एंगल। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, एंगल। तो कभी भी अगर हमें एंगल गिवन होगा और हमें स्लोप निकालने कह दिया जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सर ये आपने क्या बात कर दी, मैंने क्या कहा, कभी भी अगर आपको एंगल गिवन हो तो आपने कुछ परेशान नहीं होना, आपने डायरेक्टली स्लोप के पहले फॉर्मूले में डाल देना है। m इज इक्वल टेंजेंट थीटा के अंदर आपसे कहा जाता है एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपसे कहा जाता है कि भैया इंक्लिनेशन उसकी इतनी है, तो क्या उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, m इज इक्वल टेंजेंट थीटा। सर कोई एग्जांपल दे दें, तो बेटा आपको याद है कि अभी इंक्लिनेशन के अंदर लोगों ने 4 तरह के एमसीक्यूज पढ़े, वो 4 नहीं बेसिकली 8 तरह के एमसीक्यूज थे, जिनको मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन करा। तो मैंने आपसे कहा था कि उन्हें मैं अपनी वीडियो लेक्चर 3B में भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। आइए जरा समझ लेते हैं। जब कभी आपके पास एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है मेरा बेटा, जब कभी हमारे पास एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ऐसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता था, 0 डिग्री। यही तो मैंने अभी आपको बात समझाई थी। और ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। तो मैंने आपसे वहां पर कहा था कि बेटा इसको अभी ऐसे याद रख ले, जब मैं आपको स्लोप का टॉपिक पढ़ाऊंगा जरूर क्लियर करूंगा। तो आइए आज देखते हैं स्लोप निकालने का मेरा बेटा पहला तरीका या पहला फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी हमें इंक्लिनेशन गिवन हो। इंक्लिनेशन का मतलब कि एंगल। तो अगर एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसका स्लोप मालूम कर लिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप कुछ भी खास नहीं करोगे, आप सिंपल इंक्लिनेशन वाले फॉर्मूले में डाल दोगे स्लोप के, यानी कि स्लोप को इंक्लिनेशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा।
मुझे पता है कि ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसकी इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे टेंजेंट 0। तो ऐसी लाइन के स्लोप की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टेंजेंट 0 है 0। अगेन नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, क्राचो साइड के ऊपर, जीआई के साइड के ऊपर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए मेरा बेटा। मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल से बात करी। मैंने सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर 3 में आपको क्या समझाया, स्लोप क्या होता है। स्लोप को समझना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जिस तरह आप खाना खाते हैं बिल्कुल वैसे स्लोप को समझना, क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल, एक इररिलेवेंट चीज होती है स्लोप को पर्टिकुलर में डेफिनेशन। राइज अपॉन रन, मतलब किसी को मैं बताऊंगा स्लोप होता है क्या बेटा, राइज अपॉन रन, मतलब वो बहुत बार तो कहते हैं सर इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दो। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बस ये कि एक रेशियो होता है किसके दरमियान का, राइज और रन का, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान का, कि मुझे पर्टिकुलर डायमेंशंस मिल सके कहाँ पे मेरे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, मेरी वो लाइन के ऊपर वो पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ये जिस लाइन की इक्वेशन है अगर उसका स्लोप निकालना हो तो लाइन कहाँ पर है, उसकी डायमेंशन क्या है, यानी कि रेशियो के जरिए उसको पता कर रहे होते हैं। अच्छा, तो पहला तरीका क्या होता है ऐसी लाइन का स्लोप मालूम करने का, ये होता है जब कभी हमें एंगल गिवन हो, और एंगल को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सर को एग्जांपल दें, मैं आपके लिए 4 एग्जांपल लेकर आ गया, वो एग्जांपल जो हमने इंक्लिनेशन के टॉपिक में पढ़ी। क्या एग्जांपल पढ़ी इंक्लिनेशन के टॉपिक के अंदर, कि अगर कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल हो तो उसकी इंक्लिनेशन क्या होता है 0 डिग्री। तो हमने क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में डालेंगे तो मेरे पास ऐसी लाइन का स्लोप आ जाएगा। सेम गोज फॉर हियर नाउ, अगर मेरे पास कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, और ऐसी लाइन का फिर स्लोप कैसे निकाला जा सकता है, सिंपल फॉर्मूले में डालकर, m इज इक्वल टू टेंजेंट 90। टेंजेंट 90 की वैल्यू मशहूर जमाना है, ये वो वैल्यू जो एनईडी वाले को भी नहीं आती होती, हालांकि कैलकुलेटर यूज करना आता है मगर ये वैल्यू निकालनी नहीं आती होगी उस बच्चे को भी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट 90 की वैल्यू कैलकुलेटर देता नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी होती है बेटा, तो स्लोप की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। मैंने सर अभी आपने 2 मिनट में जल्दी जल्दी बातें कर दी, क्या करी बात आपने, तो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि जब कभी हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन होगी तो स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई एक लाइन y एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो ऐसी लाइन का एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, और ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। और वो इन्फिनिटी आता कैसे, इस फॉर्मूले में जब डालते हैं 90 डिग्री को तो क्या हो जाता है टेंजेंट 90 इन्फिनिटी। टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, बहुत मशहूर टर्म है, ये बच्चे को याद होनी चाहिए लाजमी तौर के ऊपर, क्योंकि कैलकुलेटर टेंजेंट 90 की वैल्यू नहीं देता कभी भी। अच्छा, देन हमने क्या चीज पढ़ी, इफ अ लाइन बाइसेक्ट एट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एक लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे लाइन कर दी थी उसका एंगल हमने क्या पढ़ाया था मैंने आपको, 45 डिग्री होता है। तो भैया ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता था, पॉजिटिव 1। मैंने वहां पे आपसे कहा था इसको भी याद कर लें, मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो भैया मैंने क्या बताया, कभी भी अगर आपको एंगल गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो भैया थीटा के अंदर यहां पे 1 डाल दो जरा, सॉरी थीटा के अंदर 45 डिग्री डाल दो, एंगल क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, थीटा में क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। टेंजेंट 45 की वैल्यू हर बच्चे को पता होनी चाहिए, क्या होती है टेंजेंट 45 की वैल्यू, +1। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर नस साइड पे अपेयर हो रहे हैं, अगर आप आईबीएस साइड अपेयर हो रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडिया होना चाहिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत आसान तरीके से एक ट्रिक के जरिए याद करने का तरीका समझाया है, तो आप काइंडली जाकर उस वीडियो को व्यू कर लिएगा, वो मेरी बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होगी। किस तरह स्क्वायर रूट आप जल्दी ले सकते हैं, किस तरीके से स्क्वायर आप जल्दी ले सकते हैं, तो आप इन वीडियोज को जरूर देख के जाएं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, हमेशा याद रखिएगा। या अगर आप मैथ्स रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे भी ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह के रेशो जरूर आते हैं। तो रेशो बच्चा को याद कैसे होते हैं उसकी मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई हुई है, कि उसको रट्टे मारने की नीड नहीं है, वो 2 मिनट के अंदर चार्ट खुद ब खुद बना लिया करोगे। 2 मिनट को ज़्यादा कह रहा हूँ, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर चार्ट बन जाएगा आपसे, अगर आपको कुछ 7 मिनट की अपनी वीडियो देख ली, वो चार्ट बहुत ईजिली मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी आपकी लाइन बाइसेक्ट कर रही हो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हो, तो ऐसी लाइन का इंक्लिनेशन यानी कि एंगल क्या होता है 45 डिग्री, और स्लोप क्या होता था +1। कैसे होता था +1, हमने इस बात को भी समझ लिया कैसे होता था, सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी इंक्लिनेशन गिवन हो इस फॉर्मूले को यूज करना है। देन वापस आते हैं सर यहाँ पे, अब हमारे पास क्या आ रहा है, कभी भी कोई लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही हो, क्या कर रही है कोई लाइन, अगर एक लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रही होती तो ऐसी लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती थी 135 डिग्री। मैंने एक्सप्लेन करा किस तरीके से होती है, मैंने पूरा अपनी इंक्लिनेशन वाली वीडियो में आपको समझाया हुआ, इंशाल्लाह वो देख के आ रहे होंगे। तो क्या होती है ऐसी लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू 135 डिग्री, और ऐसी लाइन का स्लोप मैंने वहां पे क्या लिखवाया था -1। आपने हो सकता है वहां पे अपने जहन में पूछा हो कि सर तो पता नहीं पेलते हुए जा रहे हैं, -1 बता दिया, -1 कैसे होता है। तो बेटा कैसे होता है, कभी भी अगर मुझे इंक्लिनेशन गिवन होती है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूं, ये वाला, m इज इक्वल टेंजेंट थीटा। तो मुझे इंक्लिनेशन क्या गिवन होती है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर अगर मेरी लाइन लाई कर रही हो तो उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है 135 डिग्री। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, फॉर्मूले में डाल दूंगा,
टेंजन 135। टेंजन 135 का अगेन आंसर मशहूर जमाना होता है, ये बच्चे को पता होनी चाहिए। क्या होता है? -1। इस तरीके से इसका स्लोप क्या आ रहा था? -1। तो आई गेस मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया इंक्लिनेशन वाले वीडियोस के हमारे 4 तरह के एमसीक्यूज रहते थे। आई गेस अब आपको कोई इशू नहीं होगा। और हमने एक और चीज क्या पढ़ ली कि स्लोप होता क्या है, और स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूलाज में से पहला फॉर्मूला क्या था? जब कभी इंक्लिनेशन गिवन होती है। अच्छा बेटा अजान हो गई, अब सेकंड अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। स्लोप का निकालने का सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? जब कभी हमें एंड पॉइंट्स गिवन हो। अभी हमने पहला तरीका कौन सा पढ़ा? व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन हो, और इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल। सेकंड फॉर्मूला स्लोप निकालने के लिए क्या होता है? जब कभी हमें एंड पॉइंट्स गिवन हो। सर इसका क्या मतलब है? आइए पहले मतलब समझते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि पहले बच्चे को टॉपिक क्लियर किया जाए, देन फिर फॉर्मूला लिखवाया जाए। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, आपके पास एक लाइन है आपके पास। इस लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है डिफरेंट एंड्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या होगा मेरा? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरा? x2 y2। मैं अगेन रिपीट करता हूं, व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन। क्या मतलब है इसका मेरा बेटा? इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले पॉइंट को कह दोगे x1 y1, दूसरे पॉइंट को कह दोगे, दूसरे एंड के पॉइंट को x2 y2। तो एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहला पॉइंट क्या? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या? x2 y2। तो सर क्या सिर्फ 2 पॉइंट हो सकते हैं? नहीं बेटा, 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं, मगर वो हायर कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में करूंगा, बट वो हो सकता है इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हो, क्योंकि वो कॉलिनियर पॉइंट्स का टॉपिक आ जाएगा। मगर उसके क्वेश्चन भी बेताशा आते हैं, वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए बच्चे को। मैंने क्या कहा? कभी भी अगर आपके पास एक लाइन आ रही है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, तो आप पहले पॉइंट को क्या कह दोगे? x1 y1, दूसरे पॉइंट को कह दोगे x2 y2। दीज 2 पॉइंट्स आर नॉर्मली कॉल्ड एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट का मतलब क्या? एंड्स के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हो। और पॉइंट का मतलब क्या? x1 और y1 या x या y। तो मेरे पास ऐसी लाइन का स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 और x2 y2। तो ऐसी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एंड पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? एंड पॉइंट फॉर्मूला। मेजॉरिटी केसेस के अंदर यही फॉर्मूला यूज हो रहा होता है, मगर एप्टीट्यूड साइड के ऊपर ये फॉर्मूला भी यूज होता है भाई, ये फॉर्मूला भी होता है, इसके बाद वाला भी होता है। क्या कह रहा है? क्योंकि एग्जामिनर का काम है घुमाना। क्या कह रहा है? कभी भी एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हो, एंड पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, तो ऐसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? एंड पॉइंट फॉर्मूले के जरिए। और ये एंड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। आई गेस ये बात क्लियर होगी आपको इंशाल्लाह। मैंने हमेशा कहा कि अपने बात को वजन देने के लिए एक पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल अगर हो जाए या पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हो जाए, तो बात ही क्या बन जाएगी भाई। तो भैया इसी टॉपिक के रिलेटिव एक एमसीक्यूज देखते हैं। ये नस्ट का या एनईटी साइड का पेपर का एक एमसीक्यूज आ रहा है, क्योंकि मेरे लेक्चर के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ाने से पहले मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ। उस लेक्चर के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन डाल रहा होता हूँ, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि नस्ट के पास्ट पेपर से उठाऊँ, एनईटी के पास्ट पेपर से उठाऊँ, या फिर आईबीएस सेट के पास्ट पेपर से उठाऊँ। अगर तो म्यूचुअल टॉपिक है ईकेट और बीकेट का, आप अक्सर मेरी वीडियो देखते हो उसमें लिखा होता है ईकेट या बीकेट या फिर एमकेट भी, एक आध बेसिक मैथ्स की वीडियो में लिखा था मैंने। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके ईकेट वाले आईबीएस साइड पे भी रिपीट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सर्कल्स हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आईबीए के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन सा आईबीए के अंदर मेजर टॉपिक्स आ रहे होते हैं। मगर ये स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक भी, एनालिटिकल ज्योमेट्री का टॉपिक आईबीए साइड में अच्छा खासा आता है, क्योंकि नया जो पैटर्न आया था आईबीए का, जो लास्ट इसमें 2016 या 2015 से पास्ट पेपर जो आ रहे हैं, उसके अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री भी शामिल है, कॉनिक सेक्शन भी शामिल है आईबीए के पेपर के अंदर, बीबीए के लिए इनफैक्ट, मतलब जो उनका बीबीए साइड का पेपर होता है और उसका जो दूसरा वाला होता है एसीएफ वाला और कंप्यूटर वाला, उसके अंदर तो वैसे ही शामिल था पहले से ये सारे टॉपिक्स। बट बीबीए के लिए भी जो टॉपिक्स आ रहा था उसके अंदर कॉनिक सेक्शन भी शामिल है आपके पास, सर्कल्स वाला और स्ट्रेट लाइन का टॉपिक भी शामिल है। तो कहने का मकसद क्या है? कुछ टॉपिक्स जो होते हैं हमारे पास म्यूचुअल होते हैं, वो आईबीए साइड भी और ईकेट साइड भी, यानी कि बीबीए साइड और आईबीए से मकसद क्या है? बीबीए साइड, बीकेट साइड या फिर ईकेट साइड, तो उनके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ। तो उसका मकसद ये होता है। तो हमारे जो अभी स्ट्रेट लाइन का टॉपिक कर रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री का, ये बीकेट साइड में भी बहुत आता है और ईकेट साइड में तो आता ही आता है। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आप जीआरई वगैरह के टेस्ट भी दे रहे होगे ना, वहां पे टॉपिक से क्वेश्चंस लाजमी होते हैं, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है मेरा बेटा, तभी मैं इसको बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे पास ये एनईटी का नस्ट का एक पेपर का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासेस टू द पॉइंट 3,5 एंड 8,7। कहता है आपसे कि आपके पास क्या है? एक लाइन है। क्या कह रहा है? आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है 3,5 के ऊपर, और इसी लाइन के ऊपर क्या कह रहा है? एक और पॉइंट है आपके पास। ये पॉइंट क्या है? 8,7 के ऊपर।
कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपके पास है 3,5 के ऊपर, एक पॉइंट किसके ऊपर 8,7 के ऊपर। मासूमियत से कह रहे हैं स्लोप निकाल लो। भैया जो पहला पॉइंट होगा आपके पास इसका नाम क्या होगा 3,5। ये जो 3,5 है क्या है, पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 8,7। तो मैंने हमेशा कहा पहला पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है मेरा बेटा x2 y2। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एंड पॉइंट फॉर्मूला। एंड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स दे दिए जाए और स्लोप निकालने को कह दिया जाए तो एंड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो क्या होता है ये एंड पॉइंट फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। y2 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा, y2 की वैल्यू क्या आ रही है 7 माइनस का साइन। y1 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा 5 एज इट इज आ गया। x2 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा 8। x1 की क्या वैल्यू आ रही है मेरा बेटा 3। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितना होता है मेरा बेटा 2, और क्या होता है 2, और 2 माइनस 8 माइनस 3 कितना होता है मेरा बेटा 5। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 5। क्या आ जाएगी स्लोप की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा मेरा बेटा अब हम चलते हैं स्लोप निकालने के थर्ड फॉर्मूले की जानिब। मैंने क्या कहा, अब स्लोप निकालने के कौन सा फॉर्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं, थर्ड फॉर्मूले के ऊपर। पहला फॉर्मूला क्या होता है स्लोप निकालने का मेरा बेटा, पहला फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन आपको इंक्लिनेशन गिवन हो, एंगल गिवन हो। सेकंड फॉर्मूला कौन सा पड़ा, जब हमें कभी भी हमारे पास क्या हो, एंड पॉइंट्स गिवन हो। और थर्ड फॉर्मूला क्या है, कभी भी अगर आपको एक लाइन दी जाए, उस लाइन का स्लोप निकालने को दे दिया जाए और उस लाइन के पॉइंट्स दिए जाए, ना एंगल दिया जाए बल्कि एक इक्वेशन दे दी जाए, कहा जाए कि इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लो। तो अगर आपने मेरी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की वीडियोस देखी हैं तो मैंने उनके अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए स्लोप निकाला हुआ है। इनफैक्ट सर्कल्स की वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट तरीके से सर्कल्स की वीडियो के अंदर शॉर्ट तरीके से स्लोप निकालना मैंने सिखाया हुआ है, मगर वो स्लोप इसी फॉर्मूले से बेस्ड था। वो स्लोप निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है, ऊपर डेरिवेटिव वाले ले लो, नीचे डेरिवेटिव वाले ले लो। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी मेरी डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि वो एक बेतहाशा खूबसूरत मुझसे वीडियोस बनी हुई है। अल्लाह थोड़ी बहुत हिम्मत दे देता है तो वीडियो में बना देता हूँ। तो वीडियो जो बनाया तो लोगों को कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिनमें से सीक्वेंस सीरीज हो गया, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की वीडियोस हो गई। तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा उनको जाके लाजमी देखिएगा। वो आपको नस साइड और एनईडी साइड के ऊपर बेतहाशा इंपॉर्टेंट लगेंगी, या कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर जो भी ई कैट के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे ओपनली कहता हूँ मैं उस वीडियो जाकर लाजमी देखना। मैंने बिल्कुल बेसिक से एक एक बात पढ़ाई है। अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आज तक नफरत थी ना उस टॉपिक से, मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आज के बाद उससे फिर प्यार हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अल्लाह ने थोड़ा सा ऐसा रखा है। अच्छा अब मेरे पास का टॉपिक आ रहा है, मैं लीनियर इक्वेशन इज गिवन। कभी भी अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दे दीजिए और ऐसी इक्वेशन के जरिए हमें स्लोप मांगा जाए, क्या कहा जाए, ऐसी इक्वेशन स्लोप, तो इसको निकालने का बेटा फॉर्मूला बड़े मजे का है। क्या फॉर्मूला मजे का है, यानी कि स्लोप m की वैल्यू बराबर होती है माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x। सर ये कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, मैं अभी बताता हूं, मेरा तरीका है एक एक बात को एक्सप्लेन करने का। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सर ये आपने क्या बात लिख दी। सबसे पहले तो बेटा इस फॉर्मूले के अंदर जो कोफिशिएंट आ रहा है ना, इस लफ्ज को समझ लेते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को। कोफिशिएंट किसे कहते हैं बेटा, वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को, कांस्टेंट टर्म को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अच्छा अब कभी भी आपके पास इक्वेशन गिवन हो और आपको इक्वेशन के जरिए स्लोप निकालना हो, लीनियर इक्वेशन शर्त है, लीनियर इक्वेशन के जरिए क्या निकालना हो आपको, अगर स्लोप निकालना हो, तो ऐसी इक्वेशन के जरिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस साइन फॉर्मूले का, मैंने डैश नहीं डाला, माइनस साइन है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। सर क्या मतलब है इसका, बेटा आपको फॉर एग्जांपल इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन सर, ax प्लस by प्लस c एक लीनियर इक्वेशन है। सर लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो, 1। सर ये आपने क्या बात कर रहे हैं सर, कोफिशिएंट का लफ्ज समझ में नहीं आ रहा था, आपने हायर पावर की बात कर दी। आओ बेटा मैं और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन को कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर उसके आने वाले तमाम वेरिएबल्स की हायर पावर क्या हो, 1। सर ये क्या मतलब इसका, देखो बेटा ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ax प्लस by प्लस c, इसके अंदर हाईएस्ट वेरिएबल क्या आ रहा है, एक x आ रहा है वेरिएबल, एक y आ रहा है, c क्या कांस्टेंट है, और a और b भी क्या ऑब्वियसली कांस्टेंट होंगे। तो x और y क्या वेरिएबल है। अब ये जो x और y वेरिएबल आ रहा है ना मेरा बेटा, इनकी पावर
जरा मुझे बताओ, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो उसका मतलब क्या पावर है, 1 है। y के ऊपर कोई भी पावर नहीं है उसका मतलब क्या, 1 है। अच्छा, मेजॉरिटी बहुत से बच्चे होते हैं बेचारों के कॉन्सेप्ट इतने खराब होते हैं ट्यूशन वाली बाजियों को 500 रुपये देके पढ़ने के ऊपर कि माशाल्लाह से, या फिर जो उनके सर आते हैं पुराने उनसे पढ़ने के ऊपर, कि वो समझते हैं कि भैया अगर किसी टर्म के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई तो उसकी पावर 0 है। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं, नहीं बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर नहीं लिखी हुई इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, 1। कभी भी पावर 0 नहीं हो सकती। अगर पावर 0 होगी तो वो अलग से बताएगा एग्जामिनर हमेशा आपको, क्योंकि पावर 0 का आंसर 1 के बराबर होता है बेसिकली। ये मैंने क्या बात की, मैंने कहा किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 आ रही है उसका आंसर क्या होता है, 1। तो खुद से कभी किसी टर्म की पावर 0 सोच मत लेना जब तक के क्वेश्चन में कहा ना गया हो। जब तक के क्वेश्चन में कहा ना गया हो खुद से मत एज्यूम कर लेना कि इस टर्म की पावर 0 और पावर नहीं लिखी हुई। किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर नहीं लिखी हुई इसका मतलब क्या, उसकी पावर क्या होती है, 1। एक बात तो इसको ध्यान में रख लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो बात आपने मेरा बेटा अपने ध्यान में रखनी है, अब ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी अब ये मेरे पास थर्ड फॉर्मूला आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है रहा है इसको और डिटेल में थोड़ा सा बताऊं। व्हेन लीनियर इक्वेशन इज गिवन, यानी कि कभी भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आने वाले तमाम वेरिएबल्स की हायर पावर 1 हो, लीनियर। तो ऐसी इक्वेशन है लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर आने वाले किसी भी वेरिएबल की पावर अगर स्क्वायर्ड हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक होगी। क्यूबिक क्या होगी, अगर वेरिएबल की पावर 3 के ऊपर पहुंच जाएगी तो क्यूबिक होगी। बेसिकली इस तरीके से इक्वेशन को डिफाइन कर होते हैं। बट चूंकि टॉपिक सर आगे चले गए तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे जो लफ्ज कोफिशिएंट आ रहा है उसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। अब क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं m इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के साथ लिखा गया नंबर। तो यहां पे x के साथ कौन सा चीज लिखी हुई है, a, तो क्या हो जाएगा माइनस का a, डिवाइड का सिंबल। फिर क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट होता है क्या, y के साथ लिखा गया टर्म, लिखा गया नंबर, जो भी y का टर्म चीज लिखी भी हो, तो y का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, b। तो सिंपल तरीके से आपका फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन b। ये हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ लिया। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कभी। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है और मुझे इक्वेशन पे क्या कह रहा है, इसका स्लोप निकालो। कह रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे पास एक लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर एक इक्वेशन गिवन है, क्या, 3x प्लस का 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0। मेरे पास ये पर्टिकुलरली एक लाइन आ रही है और कहा जा रहा है कि इसका क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई पूरी। मैंने क्या ट्रिक बताई आपको कि कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालना हो मेरा बेटा, तो बहुत ही आसान सा आइडिया है। क्या आसान सा आइडिया है, मुझे इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस का 5। अच्छा सर ये पता क्या चलेगा लीनियर इक्वेशन है, बेटा चेक कर लो ना, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 1 आ रही है, तो कैसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। अब क्या कहा जा रहा है, इसका स्लोप निकालने को। तो कैसे निकालेंगे इसका स्लोप, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि b। इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिखते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि b। अब मुझे बताओ यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, माइनस का साइन, फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, 3, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ रहा है मेरा बेटा, 4। तो बेसिकली स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर इस लाइन का आपसे स्लोप मांग ले तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4। सर क्या इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जी नहीं बेटा, मैं बेस बना रहा हूं पहले। जिस तरह नर्सरी क्लास के बच्चे को पहले डायरेक्टली इंटर की हम किताबें नहीं पढ़ाते ना, उसको पहले हम यूनिवर्सिटी किताबें नहीं पढ़ाते, उसको हम आरसी हिबलर नहीं पढ़ा सकते। आरसी हिबलर मशहूर जमाना इंजीनियरिंग की किताब है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नस्ट वगैरह इंशाल्लाह जाते हैं या जीआई के जाएंगे या एनडी जाएंगे तो वहाँ पे बड़ा मशहूर नाम सुनोगे मैकेनिकल के अंदर, आरसी हिबलर साहब का, क्योंकि मैं खुद उस फील्ड को तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। तो हम छोटे से बच्चे को आरसी हिबलर की किताबें नहीं पढ़ा रहे होते, ये बीएल तराजा की किताबें नहीं पढ़ा रहे होते, या हेक्सा मोना की किताबें नहीं पढ़ा रहे होते। ये सारी मशहूर ज़माना मशहूर ऑथर्स इंजीनियरिंग के हम ये किताबें पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको ABC पढ़ना सिखाते हैं। तो सेम गोज फिर पहले मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। पढ़ना अगर सीख गए तो फिर आगे बड़े क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाओगे। बेसिकली हमारे यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स के अंदर या फिर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मशहूर तरीन इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी क्या रिवाज होता है, फॉरन टॉपिक को कंप्लीट करवा के बोलो घर से प्रैक्टिस क्वेश्चन पर सॉल्व कर लेना। मैंने खुद लोगों को एप्टीट्यूड की तैयारी ऐसे करते हुए देखा। बच्चे पे टेस्ट फेल ही करेंगे ना, अगर आपने उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया तरीके से, तो फिर कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। क्लास के अंदर एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक अच्छा बच्चा भी होता है। अच्छा बच्चा तो उस चीज को पिकशत कर लेगा और घर पे आके सॉल्व भी कर लेगा, मगर जो एक एवरेज बच्चा होगा ना, जिसको आपने एक ही क्लास के 1 घंटे के अंदर 4 चैप्टर लपेट दिए, 4 चैप्टर पेल दिए और बोला कि भाई जाके इन चारों चैप्टर को सॉल्व कर लेना, वो हिम्मत हार जाएगा घर जाके। मैं इसको जाती तौर पे एक्सपीरियंस किया हुआ मैंने, तो इसलिए मेरा मैथ्स पढ़ाने का रीज़न उस इंसान से था जिस इंसान ने मेरे साथ हरकत करी थी। मैं ओपनली कहता हूँ इस बात को। अगर मैं अपनी एक डीन यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका था, उस बेसिक रीज़न उस इंसान की गलती थी जिन्होंने ये हरकत करी थी मेरे साथ, कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाया नहीं था। तो इस बात ने मुझे
इस टीचिंग के ऊपर फोकस किया था, इस टीचिंग के ऊपर आने के ऊपर मजबूर किया था। तो मेन रीजन कि अगर आप 4 चैप्टर्स को आधे घंटे में निकाल दो, टॉप सारे फॉर्मूला पढ़ा के और बोलो कि बाकी खुद सॉल्व कर लेना, तो अच्छा बच्चा तो पिक कर लेगा मेरा भाई, मगर एक खराब बच्चा नहीं कर सकता, एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एवरेज बच्चा भी स्कोर करे अच्छा। तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस बात को जिम्मेदारी समझ के अपने शौक को पूरा करता हूँ यूट्यूब के ऊपर इस तरीके से। देन मेरा बेटा हमारे पास 2 रिलेशन आते हैं बड़े मशहूर स्लोप के। क्या रिलेशन है हमारे पास स्लोप के? बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। अगर कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपने स्लोप्स के तीनों फॉर्मुलाज पढ़ लिए तो आपके 100% इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, तभी मैंने बहुत तरीके से आपको करवाए हैं। अब मेरे पास बेटा क्या आता है, स्लोप निकालने के 3 बेसिक फॉर्मुलाज होते हैं। पहला फॉर्मुला हमने क्या पढ़ा, व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन, यानी कि जब कभी हमें एंगल गिवन होगा तो हम स्लोप को कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, हमने भी देखा। जब कभी हमें एंड पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम स्लोप को कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, हमने वो भी देखा। जब कभी हमें लाइन गिवन होगी, एक लीनियर लाइन गिवन होगी, तो ऐसी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे हम उसको भी देख लें। तो ये तीनों फॉर्मुलास अपने जहन में आपने रखने हैं। अब इन 3 फॉर्मुलास के अलावा 2 यूनिवर्सल रिलेशंस आते हैं स्लोप के टॉपिक के। ये रिलेशन इंतहा से ज्यादा बेसिक्स और बहुत मशहूर है, और इनके बाद फिर हम मशहूर जमाना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह नस्ट के पेपर के, मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं। मैंने क्या कहा, जब तीनों फॉर्मुलाज आपने स्टडी कर लिए स्लोप के, तो अब कुछ रिलेशन आते हैं। पहला रिलेशन, कभी भी दुनिया के अंदर अगर 2 लाइनें हो, 2 लाइनें आपस में क्या हो, पैरेलल। सर ये आपने क्या बात कर दी? मैंने कहा बेटा कभी भी अगर हमारे पास 2 लाइंस हो और दोनों लाइंस कैसी हो आपस के अंदर, पैरेलल। सर ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि एक जैसी हो या एक दूसरे के आमने सामने हो, तो क्या है ये लाइंस पैरेलल है। तो पहली वाली लाइन को मैं क्या कहूंगा, लाइन L1, और दूसरी वाली लाइन को मैं क्या कहूंगा, लाइन L2। मैंने क्या बात कही सर, ये आपने क्या बात करी, मुझे आपको भी नहीं पता शायद। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी दुनिया में 2 लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। तो इनका लाइन 2 लाइंस है, पैरेलल है, तो मैं पहली वाली लाइन को कह दिया L1, दूसरी लाइन को कह दिया L2, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2। तो लाइन L1 का मेरा बेटा स्लोप भी क्या होगा, M1 होगा। लाइन L2 का स्लोप भी क्या होगा मेरा बेटा, M2 होगा। ऐसा ही है ना मेरा बेटा, अगर हमारे पास कभी भी दुनिया में 2 लाइंस हो तो लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, M1 होगा, और लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, M2 होगा। तो फेमस रिलेशन है आपके पास कि दुनिया में कभी भी 2 लाइंस क्या हो अगर आपस के अंदर पैरेलल, तो ये बात लाजमी सी है कि लाइन L1 का स्लोप बराबर होगा लाइन L2 के स्लोप के। सर ये आपने क्या कह दिया सर, समझ में नहीं आया। मैंने क्या कहा, कभी भी दुनिया में 2 लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, M1, लाइन L2 का स्लोप क्या होगा, M2। तो अगर कभी भी 2 लाइंस आपस में पैरेलल हो तो लाजमी सी बात है कि लाइन L1 का जो स्लोप आएगा वो लाइन L2 के स्लोप के बराबर आएगा। ये बात समझ में आती है, ये रिलेशन, इस रिलेशन को बेसिकली यूज करके हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर रहे होते हैं स्लोप्स के टॉपिक के अंदर। ये मशहूर जमाना रिलेशन है, बच्चों को पता होना चाहिए, पहले कह रहा हूँ। ये कैसे यूज करते हैं अभी इनको भी देख लेंगे। मैंने आपके लिए टॉपिक्स के न्यूमेरिकल ढूंढ के रखे हैं, इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ढूंढे भी नष्ट के हैं। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या कह रहे हैं, अगर 2 लाइंस क्या हो आपस के अंदर परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले तो आपको परपेंडिकुलर रिलेशन बताना चाहिए क्या होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर रिलेशन, अगर मैं 2 लाइंस दे लूं कैसे, परपेंडिकुलर, ये कहते हैं, इस फिगर को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है आपकी लाइन L1 और ये वाली लाइन क्या है आपकी लाइन L2। क्या कह रहे हैं, 2 लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि लाइन L1 लाइन L2 के ऊपर बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। तो अगर कभी भी दुनिया में 2 लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है L1 का स्लोप क्या होगा, M1, और L2 का स्लोप क्या होगा, M2। तो कभी भी अगर 2 लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होती हैं तो ये बात लाजमी सी है, ये बात लाजिम है कि लाइन L1 का स्लोप को अगर आप लाइन L2 के स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, -1। अगर आपको बात समझ में, इंग्लिश में बता देता हूं। क्या कह रहा है, whenever the 2 lines are perpendicular, whenever the 2 lines are perpendicular, it is compulsory that the product of both the lines, या the product of line L1, या slope of line L1 to line L2, slope of line L2 is always equal to -1. Whenever 2 lines are perpendicular to each other, whenever 2 lines are perpendicular, the product of their slope must be equal to -1, must be equal to -1। क्या कहा, whenever 2 lines are perpendicular, the product यानी कि multiply, जो 2 स्लोप्स आपस में मल्टीप्लाई, उनका आंसर क्या आना चाहिए, -1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1। तो क्या 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 रिलेशन है हमारे पास, 2 मशहूर जमाना रिलेशन है, बच्चे को लाजमी पता होने चाहिए। टीचर क्या कहते हैं, इंटर में पढ़ा हुआ है, इंटर में पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ो। अबे इंटर में पढ़ा हुआ है तो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो भाई। तो रिलेशन लाजमी पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है बेटा, बहुत ही आसान सा रिलेशन है। तभी भी 2 लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल। जो 2 लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो ये बात लाजमी सी है क्या, कि उनका
जो स्लोप्स होंगे वो आपस में हमेशा बराबर आएंगे, उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। और कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो अगेन एक बात लाजिम सी है क्या, कि अगर आप उन दोनों के स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, -1। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने स्लोप समझे, किस तरह के स्लोप के फॉर्मुलाज होते हैं, किस तरीके से उनके रिलेशन होते हैं। अब मशहूर जमाना नस्ट और आईबीए की दो एमसीक्यूज पे मैं जा रहा हूँ, जो कि नस्ट में पूछेगा और आईबीए में पूछेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं आईबी ग्रेड्स के नोट से या अन्यूसन वगैरह के नोट से, जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मौजूद, तो वहां से आपको इजीली मिल जाएगा नस्ट के उसके ऊपर वो भी। तो ये दो क्वेश्चन बेतहाशावार हमारे पास आए। क्या क्वेश्चन है आइए समझते हैं। मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी इसका नाम क्या है, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अब जो जब अभी तक का हमने जो भी मंजन कहानी पढ़ी है ना, सब दो एमसीक्यू होगा। अगर ये समझ में आ गया तो सारे एमसीक्यू समझ में आ गए। क्या कह रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन -1,1 x,7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर ये इतनी बड़ी सी कहानी लिख दी सर, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? ये तो याद पड़ रहा है सर, ये ओ लेवल्स का इंटर का हमारा क्वेश्चन होता था सर, ये तो 2 पेज का क्वेश्चन होता था, यहाँ पे कैसे करेंगे? तो बेटा पहली चीज तो ये कि घबराना नहीं है, मुझसे पढ़ रहे हो ना तो घबराना नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट को हमेशा ये होता है, कभी भी मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स में कोई भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, हमेशा कोशिश करो उसकी फिगर सोचने की। क्या रहा है एग्जामिनर, वो आपके साथ अगर एग्जामिनर खेल रहा है तो एग्जामिनर के साथ खेलना आपको आना चाहिए। सर क्या मतलब हम अपने पेपर घुमा घुमा के एग्जाम में खेलेंगे? नहीं बेटा, मेरा कतई तौर पे मतलब नहीं है कि अपने पेपर को घुमा घुमा के खेलो, बट अगर आप एग्जामिनर को आंसर सही दे देते तो इसका मतलब है कि आपने उसके साथ आपने भी खेल लिया, तो आपको खेलना आना चाहिए। एक अच्छा एग्जामिनर, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो दोनों आपस में एक दूसरे खेल सकें। हमेशा बात याद रखना भाई। क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। मुझे पहले कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा। 2 पॉइंट्स पहली लाइन के दिए मैंने, 2 लाइन दूसरी लाइन के मैंने, मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि दोनों लाइंस आपस में क्या परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो मैं इसको छोटी सी अगर फिगर बना लूं अपने पास, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 लाइंस हैं, 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब मुझसे क्या कह रहा है कि भाई पहली लाइन अगर उसको मैं लाइन L1 कह दूं, उसको मैं लाइन L2 कह देता हूं। अब मुझसे कह रहा है इफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,1 एंड 3,2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि कह रहेगा भैया एक लाइन जो है ना उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से, 1,1। अगर मैं अपना कलर चेंज कर लूं पेन का, 1,1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 3,2 इस परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन की। किस लाइन के परपेंडिकुलर है? उसके 2 पॉइंट्स दे रहा है -1,1 और दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, x,7। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन समझ लेते हैं। आप इस फिगर को ऐसे बना लो, L1 को ये वाली लाइन कह लो, L2 की वाली लाइन कह लो, मसला नहीं है भाई, फिगर समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास 2 लाइंस हैं, उनमें से पहली लाइन के ऊपर पॉइंट दे रहे हैं 1,1 और 3,2, और वो कह रहे हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन की जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं -1,1 और x,7। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ x बताओ। देखो सबसे पहले तो भाई मुझे 4 चीजें गिवन है, तो जाहिर सी बात है किसी शादी बारात के लिए गिवन नहीं है। तो पहले में क्या करते हैं, हम लाइन L1 का स्लोप निकाल लेते हैं, फिर लाइन L2 का स्लोप निकाल लेते हैं। अब सर ये इंटर वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम करेंगे तो सर हमारे तो 2 पेजेस बढ़ जाएंगे सर, तो इसके लिए ट्रिक होनी चाहिए ना सर, ये क्या करेंगे सर ऐसे? तो बेटा इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, 2 मेथड के जरिए आंसर आ सकता है। दोनों मेथड में समझा देता हूँ। एक होता है हिट एंड ट्राई मेथड, यानी कि बैकडोर अप्रोच, जिसे हम कहते हैं आईबीएस साइड या नस साइड या एनईटी साइड के ऊपर। मैं हमेशा ये अप्रोच भी बच्चों को बताता हूँ जब पास्ट पेपर्स वगैरह में फिजिकल क्लास में करवा रहा हूँ। और एक दूसरा मेथड प्रॉपर मेथड होता है। प्रॉपर मेथड पहले देख लेते हैं और देन में बैकडोर अप्रोच या फिर जुगाड़ तरीका या फिर हिट एंड ट्राई मेथड भी आपको सिखा देता हूँ क्या होता है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले मैं लाइन L1 का स्लोप निकाल लेता हूँ, देन लाइन L2 का स्लोप निकाल लेता हूँ। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन L1 का स्लोप निकाल लेते हैं, देन लाइन L2 का निकाल लेते हैं, और फिर परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करते हैं हम बेसिकली x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, x की वैल्यू को। उसमें मैं लाइन L1 एक दी हुई, एक लाइन L2 दी हुई। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, L1 का स्लोप निकाल लेते हैं। L1 का स्लोप कैसे निकालेंगे, कोई स्टेप शो करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली एप्टीट्यूड के अंदर स्टेप्स काउंट नहीं होते, आंसर काउंट होता है, तो हम जल्दी जल्दी निकालेंगे। बट मैं आपकी आसानी के लिए मैं इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली और जल्दी भी कर सकता हूँ, बट सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं कुछ बेसिक स्टेप शो करूंगा ताकि आपको समझ जरूर आए। सबसे पहले लाइन L1 के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से। अच्छा, लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली M1 होगा। तो मुझे 2 पॉइंट्स गिवन होंगे लाइन L1 के ऊपर, एक गिवन है 1,1 और दूसरा क्या गिवन है 3,2। तो 1,1 यानी कि x1 y1 होगा, और 3,2 जो मुझे गिवन है यहाँ पे वो क्या होगा, x2 y2। तो अगर मुझे लाइन L1 का स्लोप निकालना है तो क्या होगा, वो M1। और फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस का 1। y2 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है 1, और x2 की वैल्यू क्या है 3, और x1 की वैल्यू क्या है 1। माइनस माइनस फॉर्मूले का बेसिकली। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी स्लोप 1 की, 2 माइनस का 1 1 और 3 माइनस का 1 2। M1 की वैल्यू क्या गई 1/2। देन हमारे पास क्या गिवन है, लाइन L2। लाइन L2 का स्लोप क्या होगा सर, जाहिर सी बात है M2 होगा। लाइन L2 के ऊपर 2 पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है आपको, एक गिवन है -1,1
और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है x, 7। माइनस का 1, 1 आपका कौन सा पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी x1, y1। दूसरा पॉइंट जो आपको गिवन है ये क्या होगा, आपका सेकंड पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी x2, y2। तो मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सर आपने ये बताया कि स्लोप निकालेंगे, इसका कौन सा m2 का स्लोप निकाल लेंगे। तो m2 के स्लोप की क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो स्लोप y2 माइनस y1 क्या है मेरा बेटा, 7 माइनस का 1, और x2 माइनस x1 क्या है, माइनस माइनस x2 की जगह पे क्या आ जाएगा x2 की जगह पे क्या आ जाएगा x, और x1 क्या है, माइनस का 1। तो x2 माइनस का x1 है फॉर्मूले के अंदर, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस का x1, x2 की जगह पे क्या आ गया x, माइनस फॉर्मूले का, और फिर x1 में भी क्या आ रहा है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई स्लोप की, 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो m2 के स्लोप की वैल्यू क्या आ रही होगी, 6 डिवाइडेड इंटू x प्लस 1, 6 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने लाइन L1 का स्लोप निकाल लिया और लाइन L2 का स्लोप निकाल लिया, मगर ना तो क्वेश्चन के अंदर लाइन L1 का स्लोप रिक्वायर्ड है मेरा बेटा, और ना ही L2 का स्लोप रिक्वायर्ड है, बल्कि उसने सिंपल तरीके से क्या कहा हुआ है, x की वैल्यू निकालो। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम इस रिलेशन को बेसिकली यूज करना चाह रहे थे। और परपेंडिकुलर का रिलेशन मैंने मेरा बेटा अभी आपको बताया कि दुनिया में कभी भी अगर दो लाइंस क्या हो आपस के अंदर परपेंडिकुलर, यानी कि दो लाइंस दुनिया में कभी भी क्या हो परपेंडिकुलर, तो उनका रिलेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई करवा दो अगर स्लोप ऑफ लाइन L2 के साथ, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ M1 हमें गिवन है, स्लोप ऑफ M2 में गिवन है। यहां से हम बेसिकली इस रिलेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, M1 के अंदर M1 के स्लोप की वैल्यू डालेंगे, M2 के अंदर M2 के स्लोप की वैल्यू डालेंगे, और इस रिलेशन को यूज करते हुए चूंकि यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। M1 की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 1/2, और M2 की वैल्यू में क्या गिवन है, 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल टू के बाद माइनस का 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर सिंपल तरीके से सॉल्व कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, तो क्या आ रहा होगा यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 और इक्वल टू के बाद क्या होगा, माइनस का 1। ये पूरी की पूरी टर्म बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे क्या हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं इसको शो करूं आपको शीट के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर आपके पास ये x प्लस 1 नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर एज इट इज, और इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये -1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई। तो क्या बन रहा होगा, 3 इज इक्वल टू माइनस का 1 जाके जब x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का 1। हमने हमेशा कहा कि x वाला फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो माइनस के x को वहां सेंड कर दो, तो माइनस का वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 3 को जब इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 3। तो x की वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या आनी चाहिए, माइनस का 4। हो सकता है कैलकुलेशन एरर ना हो मेरी तरफ से, तो माइनस का 4 ही आ रही होगी वैसे। क्या आ रही होगी, x की वैल्यू माइनस का 4। पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ही है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है, सर ये तो इतना बड़ा आपने सॉल्व कर दिया, सर इतना टाइम थोड़ी होगा, सर टाइम मैनेजमेंट हमने तो सुना है। तो बेटा मैं भी एप्टीट्यूड का टीचर हूँ, मैं एप्टीट्यूड का टीचर हूँ जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड की टीचिंग करता हूँ। तो मुझे ये बात मत बताओ कि क्या होता है टाइम मैनेजमेंट। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कि जब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर रहे होगे, ये मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाएगा पूरे के पूरे शब्द। मैं चूंकि आपको शो कर रहा था तो इसलिए मैंने एरो भी बनाया, मैंने फॉर्मुलाज भी लिखे, बट जब आप सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा। मगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने की भैया, बैकडोर अप्रोचेस हम कहते हैं, हिडन ट्राई मेथड कहते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आंसर्स गिवन होंगे x की, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपके पास आंसर्स के अंदर 4 तरह के आंसर्स गिवन होंगे। एक गिवन होगा 2, एक गिवन होगा 3, एक गिवन होगा 4, एक गिवन होगा -2 और फिर एक गिवन होगा -4। अब आपको 4 आंसर्स गिवन है x के, तो आप क्या करो, आप बारी बारी x वाली वैल्यू के अंदर चारों में से चारों वैल्यू डाल के चेक कर लो। और x वाली लाइन कौन सी थी हमारी, वही लाइन। तो सिर्फ अगर इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप अगर इससे मैच कर रहा है, यानी कि स्लोप की वैल्यू हमारे पास आने के ऊपर, मैं क्या करूं, मैं समझाता हूं आपको। मैंने क्या कहा, अगर आप सिंपल तरीके से क्या कर लो, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे मैच करी, फॉर मुझे पता है मेरा आंसर -4 है, तो मैं अपनी लाइन के, मुझे लाइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, जो सेकंड लाइन है उससे क्या क्या वैल्यू गिवन थी, -1,1 और दूसरी वैल्यू क्या थी, x, 7। तो अगर x की जगह पे -4 रख दूं, x की जगह पे मैं क्या रख दूं, -4, और
फिर क्या गिवन है 7 का 7। तो अब जब इसका मैं स्लोप निकालूंगा, इसका जो स्लोप निकालूंगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, तो 6 एज इट इज यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया माइनस का 4 प्लस का 1। माइनस का 4 प्लस का 1 क्या होता है मेरा बेटा, माइनस का 4 प्लस का 1 होता है आपके पास 6 एज इट इज 3 माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, इस सेकंड लाइन के स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। इस माइनस के 2 को अगर इस रिलेशन में डाल के चेक करो तो आपके पास आंसर -1 बनना चाहिए। m1 और m2 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है हाफ, m2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बच जाएगा -1। यानी कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि आप, मगर शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक तरीके से ये प्रॉपर ही आपको करना पड़ जाएगा कि अगर आप आंसर निकालने के बाद इसको L2 में डालो, फिर L1 का स्लोप निकालो और देन परपेंडिकुलर रिलेशन में डालो, तकरीबन बात वही बन गई है। तो ये बैकडोर अप्रोच एक तरीके से इसके अंदर इतनी वो काम नहीं कर रही होगी, वरना बैकडोर अप्रोच हमारी बहुत ज्यादा फायदे में या काम करती है। किस तरीके से हम बारी बारी में अपने आंसर्स को बेसिकली हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस में डाल के चेक कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत बार आंसर सही आ रहे होते हैं। मैंने इसको बहुत दफा सीक्वेंस सीरीज की वीडियो में भी समझाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी की वीडियो में भी समझाया हुआ है, सर्कल्स की वीडियो में समझाया हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड या फिर बैकडोर अप्रोच। बैकडोर अप्रोच कुछ क्वेश्चन हमारे लिए बहुत काम की होती है, मगर इस क्वेश्चन में मुझे साफ दिख रहा है कि उतना ही मुझे क्वेश्चन दोबारा लेंदी पड़ जाएगा। अगर मैं -4 को वापस इसकी x की वैल्यू में डालूं, देन इसका स्लोप लूं लाइन L2 का, वो स्लोप की वैल्यू जो है, फिर m1 का स्लोप लूं और देन फिर रिलेशन को यूज करते हुए चेक करूं कि -1 बन रहा है। अगर तो -1 बन रहा होगा यानी कि हमने x की वैल्यू सही पिक करी है वहां से। बट अगेन वही बात होगी कि ये इतना ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए बेहतर इसका ओरिजिनल मेथड ही होगा। बैकडोर अप्रोच कुछ क्वेश्चन के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है और मेजॉरिटी क्वेश्चन के बल्कि फायदेमंद होती है जिनका आपको सोल्यूशन करने का तरीका ना आ रहा हो। इसको मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ अपनी IBA की वीडियोस के अंदर भी, अपनी नस्ट की वीडियोस के अंदर भी, अपनी NED की वीडियोस के अंदर भी। जिस तरह मैंने हवाला दिया सीक्वेंस सीरीज वाली, वो IBA NED नस्ट तीनों के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो इसके अलावा दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि हिडन ट्राई मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब IBA के लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर पर्टिकुलरली बताऊंगा इस ट्रिक को लाजमी कि बैकडोर अप्रोच किस तरीके से और अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है कि दोनों तरफ से एक ही जैसा टाइम लगेगा, यानी कि 50 सेकंड या 40 सेकंड जो लगेंगे वो दोनों तरफ से मुझे बराबर लगने हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि प्रॉपर मेथड भी फॉलो किया जाए। अब ये देखें बेटा, मेरे पास एक इसका आ रहा है IBA का क्वेश्चन आ रहा है, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नस्ट साइड NED साइड IBA साइड के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बात को समझते हैं, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। मैं आपको प्रॉपर मेथड देकर जाऊंगा कि आप सॉल्व खुद से कर सकेंगे इंशाल्लाह। क्या कह रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग 0, -1 1, y इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 1, 5 एंड -1, 1, उसने अपने मुंह से पूरी बात कर दी है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कह रहा है कि दो लाइंस है आपके पास, एक ये लाइन है, एक लाइन ये है। क्या कह रहे, क्या कह दिया उसने कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो लाइन ये वाली पहली लाइन क्या हो जाएगी, लाइन L1, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, लाइन L2। क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं जो पहली लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 0, -1 और दूसरा पॉइंट है 1, y। और जिस लाइन के ये पैरेलल है उसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 1,5 और दूसरा पॉइंट क्या है, -1,1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग 0, -1 एंड 1, y इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 1,5 एंड -1, द वैल्यू ऑफ y विल बी। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, बिल्कुल सही है, दोनों लाइंस के आपको डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, वेरी गुड हो गया जी। आगे कह रहे हैं y की वैल्यू बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जी। आप सबसे पहले क्या करोगे, लाइन L1 का स्लोप निकाल लोगे जो कि क्या होगा m1। कैसे निकालोगे, पहला पॉइंट रखोगे 0, -1, दूसरा पॉइंट रखोगे 1, y, और यहाँ पे सिंपल तरीके स्लोप के फॉर्मूले में डालकर m1 स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। फिर आप जाओगे लाइन L2 के ऊपर, L2 का स्लोप क्या होगा आपके पास, m2। आपको अगेन 2 पॉइंट्स गिवन है 1,5 और -1, अगेन दोनों को बारी बारी डालोगे स्लोप के फॉर्मूले के अंदर, तो आपके यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, m2 की वैल्यू आ जाएगी। मगर ना तो हमें स्लोप 1 चाहिए ना स्लोप 2 चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, y का सिंपल सा पॉइंट चाहिए। मगर y के पॉइंट को निकालने के लिए हम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लफ्ज यूज हुआ, पैरेलल का। तो हमें बात पता है कि दुनिया में जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि दो लाइंस क्या होती हैं, लाइन 1 पैरेलल हो जाए किसके, लाइन 2 के, तो ये बात लाजमी सी है कि इन दोनों के स्लोप्स भी क्या होंगे, हमेशा आपस के अंदर बराबर। तो बेसिकली इस कंडीशन को हम यूज करते हुए, इस रिलेशन को हम यूज करते हुए अपने पास y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे इजीली। आई गेस ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर नंबर 3 को एंड करते हैं इंशाल्लाह। आई गेस आज का टॉपिक आपको प्रॉपर समझ में आया होगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉलिनियर पॉइंट्स को करेंगे। मैंने अगेन आपसे कहा स्ट्रेट लाइन का टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, जो कि IBS साइड, NET साइड, नर्स साइड, GI के साइड हर जगह आता है। GRE वगैरह की तैयारी की बुक्स आप देखते हो उसमें भी आता है। सर आपको कैसे पता GRE वगैरह का? बेटा मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं कोचिंग सेंटर साइड पे होता हूँ वहाँ पे मैं नोट्स प्रिपेयर करके देने होते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह। तो उसके लिए जो मैं क्वेश्चन वगैरह उठा रहा हूँ तो नॉर्मली अच्छी किताबों से उठाता हूँ, जो कि इंडियन ऑथर्स की किताबें होती हैं या फिर किसी और ऑथर्स की। तो वहाँ पे जब इन किताबों को स्टडी कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे अक्सर मुझे क्वेश्चन दिखते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर अभी इसकी अफादियत और अहमियत को अंदाजा करो कि टॉपिक मेरी इतनी बड़ी वीडियो का अभी खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें इंटरसेप्ट का टॉपिक भी रहता है, अभी इसके अंदर कॉलिनियर पॉइंट टॉपिक भी रहता है। उनके बेतहाशा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अभी मैंने एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन टॉपिक नहीं छोड़ा, अभी वो टॉपिक भी रहता है। अभी इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे बनती है स्लोप के जरिए, उनके टॉपिक्स भी रहते हैं। तो आप सोचो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे और कितने ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का अंदाज समझ में आया होगा। तो इसी बात पे खत्म करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं हमने कहाँ सीखा। इसी बात पे बस खत्म करता हूँ कि यार इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।